हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डायनामिक नर्सिंग। आज हम बायो साइंस के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले हम एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एनाटॉमी? एनाटॉमी जो होती है, हमारे बॉडी के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। जैसे कि हमारा स्टमक हो गया। स्टमक जो है हमारा 4-5 रीजन्स में डिवाइड होता है, 4 रीजन्स में डिवाइड होता है। एक होता है फंडिक, कार्डिक एंड पाइलरिक, और एक होता है बॉडी ऑफ द स्टमक। जब हम इन स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है या फिर इसके अंदर कितने और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, तब हम उसकी स्टडी को बोलेंगे एनाटॉमी। और जब हम उसी स्ट्रक्चर के फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं तब हम उसे बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो क्योंकि हम जीएनएम की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो हमें जो है इसके ब्रांचेस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 9 ब्रांचेस, हम जिनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से फर्स्ट है ग्रॉस एनाटॉमी। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ग्रॉसली जितनी भी चीज़ें हमें नेकेड आई से नज़र आ जाती है उनकी जो स्टडी होती है उसे हम ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं। इट इज़ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी विथ नेकेड आइज़। जितने भी हम स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं अपने नेकेड आई से, उनकी जो स्टडी होती है उसे हम ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, यहाँ पे हिपोक्रेट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन, तो वो है हिपोक्रेट्स। ये जो है आप याद रखिएगा, मैं बताना भूल गई थी बट ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकेंड नंबर पे जो एनाटॉमी आती है वो है सिस्टमिक एनाटॉमी। जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, इसमें हम डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया हमारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे जो सिस्टम्स हैं इनकी जो स्टडी की जाती है, इनके ऑर्गन के स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी की जाती है। इस पूरे सिस्टम के फंक्शन की स्टडी नहीं, सिर्फ इनके स्ट्रक्चर की जो स्टडी की जाती है, दैट इज़ सिस्टमिक एनाटॉमी। और रीजनल एनाटॉमी, जब हम किसी पर्टिकुलर रीजन की स्टडी करते हैं, हमारा जो बॉडी है वो डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड है। जैसे हमारे सबसे पहले हेड आता है, उसके बाद नेक आता है और उसके बाद आता है हमारा थोरैक्स। थोरैक्स यानी कि वो जो हमारी थोरेसिक केज को फॉर्म करता है, हमारी रिब्स वगैरह मिलकर के थोरेसिक केज बनाती है ना, उसे हम थोरैक्स बोलते हैं, उस रीजन को हम थोरैक्स बोलते हैं। और उसके नीचे आता है एब्डोमेन रीजन, ठीक है, जिसमें हमारा मेनली जो है हमारा डाइजेस्टिव जो ऑर्गन है वो सारे उसी में आ जाते हैं, एब्डोमेन रीजन। और उसके बाद आता है हमारा पेल्विस रीजन, और उसके बाद आता है हमारा बैक। बैक जो हमारी स्पाइन जहाँ लोकेटेड होती है उसे ही बैक बोलते हैं, उस पूरे रीजन को बैक बोलते हैं। और उसके बाद हमारा जो है एक्सट्रामिटीज़। एक्सट्रामिटीज़ का मतलब क्या हो गया, हमारे अपर लिम्स और लोअर लिम्स। अपर लिम्स का मतलब क्या है? अपर लिम्स का मतलब कुछ भी नहीं है। अपर लिम्स का मतलब है हमारे हाथ। हमारे हाथ जो हमारे शोल्डर से स्टार्ट होकर के हमारी फिंगर्स तक जो आते हैं, वो हमारे दोनों हाथ्स के वो जो स्टडी हो, वो जो पार्ट्स हैं वो हमारे अपर लिम्स कहे जाते हैं। और लोअर लिम्स का मतलब है हमारी थाई से स्टार्ट होकर हमारी फीट तक के जो लेग है, जो पैर है, उनको ही हम लोअर लिम्स बोलते हैं। तो उन रीजन्स की, उन पर्टिकुलर रीजन्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे एनाटॉमिकल रीजनल एनाटॉमी बोलते हैं। फिफ्थ नंबर पे जो आता है वो है फंक्शनल एनाटॉमी। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें हम को रिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बीच में को रिलेशन के बारे में। जैसे कि हमारा मैं बार बार एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम का ही लूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी रहता है और वो हम अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके होते हैं, जो कि हमें याद रहता है, तो इसलिए मैं उसी के बारे में बार बार एग्जांपल के तौर पे लूँगी। जैसे कि हमारा स्टमक है। स्टमक में हमारा जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है कार्डिक, एक होता है फंडिक, दूसरा होता है पैलोरिक, और एक होती है बॉडी ऑफ द स्टमक। मैं आपको स्ट्रक्चर एक बार दिखाई देती हूँ। ये देखिए, ये है स्टमक। इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो है फंडिक, जो कि ईसोफेगस से अटैच्ड है, और दूसरा जो पार्ट है वो है कार्डिक, और इधर वाला जो पार्ट है जो कि ड्यूडेनम से, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम, उससे अटैच है, वो है पैलोरिक। और यहाँ पे शो नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे एक और पार्ट होता है ये वाला, जिसे हम बॉडी ऑफ द
स्टमक बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जब हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हो गया एनाटमी, और जब हम इनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि स्टमक का काम क्या है, वो HCl को प्रोड्यूस करता है, जितना भी फूड इसके अंदर आता है उसको एसिडिक बनाता है और उनके डाइजेशन में हेल्प करता है, तो वो उसका फंक्शन हो गया। जब हम इनकी कोरिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं उसी को हम फंक्शनल एनाटमी बोलते हैं, यानी स्टडी ऑफ एनाटमी विच प्रोवाइड कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, वो हो गया हमारा फंक्शनल एनाटमी। उसके बाद हमारा 5th नंबर पे जो आता है वो है डेवलपमेंटल एनाटमी। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें हम डेवलपमेंटल चेंजेस जो होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे एनाटमी का मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर, और डेवलपमेंटल का क्या हुआ, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के दौरान जो हमारे स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं डेवलपमेंट के दौरान, उनकी स्टडी हम जो करते हैं वो हो जाता है डेवलपमेंटल एनाटमी। तो कौन से डेवलपमेंट के दौरान, हमारे ह्यूमन में तो बहुत सारी डेवलपमेंट के स्टेज आते हैं, जैसे हमारा चाइल्डहुड डेवलपमेंट हो गया, हमारा प्यूबर्टी का डेवलपमेंट का जो टाइम हो गया वो हो गया, और प्रीनेटल पोस्टनेटल बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। लेकिन इसमें जो हम पर्टिकुलर जो डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं वो है प्रीनेटल, यानी बर्थ से पहले जितना भी डेवलपमेंट होता है भ्रूण का वो, और पोस्टनेटल बर्थ के बाद जितना भी डेवलपमेंट होता है सारा मिला करके वो सारे डेवलपमेंट की जो स्टडी की जाती है वो डेवलपमेंटल एनाटमी के अंडर आती है, स्ट्रक्चर की जो स्टडी की जाती है वो। और हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी हमारा 6th नंबर पे आता है, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल्स, और हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। हमारी जो बॉडी है या फिर कोई भी हमारा जो एनिमल होता है, मल्टी सेलुलर जो एनिमल होता है जिसमें प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सेल से ही मिलके बना होता है। पहले जो सेल है वो टिश्यू बनाती है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो जब हम सबसे नीचे जाते हैं तो हमें सेल मिलता है, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो वो होता है साइटोलॉजी, और जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो वो हो जाता है हिस्टोलॉजी। मतलब हम किसी ऑर्गन की स्टडी एट द लेवल ऑफ टिश्यू या फिर सेल के लेवल पे जाकर के माइक्रोस्कोप की हेल्प से करते हैं, तब हम उसे हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर, सेल या फिर टिश्यू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, ठीक है। 7th नंबर पे जो आता है वो आता है सरफेस एनाटमी, स्टडी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स corresponding external surface area of the body. This helps in clinical correlation between normal and abnormal anatomy. हम जो है सरफेस की स्टडी करते हैं, इंटरनल सरफेस की स्टडी करते हैं, कोरिलेशन विद द एक्सटर्नल सरफेस। ये हमें हेल्प करता है क्लिनिकल कोरिलेशन में, ताकि हम जो है नॉर्मल और अबनॉर्मल एनाटमी के बीच में डिफरेंशिएट कर सकें। जैसे कि अगर आपने पढ़ा हो तो गट की जो लेयर होती है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। हमारा जो गट होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें जो है ना वो पर्टिकुलर 3-4 लेयर्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें सबसे बाहर जो आती है वो सिरोसा होती है, उसके बाद आती है वो मस्कुलैरिस होती है, उसके बाद सब म्यूकोसा आती है, फिर म्यूकोसा आती है। तो ये है ना लेयर्स होती है। तो हम उसकी जो इंटरनल लेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं कोरिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल, ताकि हमें नॉर्मल एंड अबनॉर्मल एनाटमी के बीच में डिफरेंशिएट करने का या फिर कोरिलेशन बिल्ड करने का जो है कैपेबिलिटी आए या फिर हम कर सकें। तो उस मोटिव से जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी की जाती है वो हो जाती है सरफेस एनाटमी। अगला जो है वो है क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल एनाटमी का मतलब है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी और इंटायर बॉडी इन रिलेशन टू प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड अदर हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशंस। मतलब हमारी जो क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं जिन स्ट्रक्चर्स को या फिर जिन बॉडी पार्ट्स की स्टडी करना,
एनाटॉमिकली स्टडी करना वो हमारा क्लिनिकल एनाटॉमी में आ जाता है। जैसे कि अगर हमारा जो यहाँ पे ड्रिप लगनी है तो हमें यहाँ की वेन्स के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, यहाँ की बोन्स के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, यहाँ की मसल लेयर के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो उसकी जो स्टडी की जाती है एट द पर्पस ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस को परफॉर्म करने के पर्पस से जो स्टडी की जाती है किसी सरफेस की, किसी स्ट्रक्चर की या फिर एनाटॉमी को, तो वो हमारी आ जाएगी क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर। उसके बाद सबसे लास्ट हमारा 9th नंबर पे आता है कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है किसके बीच में, अदर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के जो ऑर्गन्स हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है उनमें कितना वेरिएशन है उसको लेकर के कंपैरिजन किया जा रहा है, जिसे ही हम कंपैरेटिव एनाटॉमी बोलते हैं। स्टडी ऑफ वेरिएशन बिटवीन अदर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, इसे हम बोल देंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी। एनाटॉमी के बाद आता है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, उनकी स्टडी जो होती है वो होती है फिजियोलॉजी। जैसे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम है फूड को, जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको सिंपल में कन्वर्ट करना, ताकि हमारी बॉडी जो उसमें से न्यूट्रिशंस है वो ले सके, उन्हें यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो ये उसका जो है एक फंक्शन है। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फंक्शन है कि फूड को डाइजेस्ट करना, उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि बॉडी जो है न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर सके। और न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमारी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए। हमारी बॉडी काम उनकी वजह से ही करती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी हेल्प से ही काम करती हैं। तो हमारी जो हमें फूड से जो प्रोटीन मिलता है उससे तो हमारी बॉडी का जो मेन पार्ट्स होते हैं वो बना होता है। और जो हम वाटर इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी 70 to 75% जो है वाटर से ही बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है वो सारी हमें कहाँ से मिलती है, हमें फूड से मिलती है मेनली। तो और उसको जो हमें प्रोवाइड कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसको प्रोवाइड कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव क्या रिस्पॉन्सिबल है, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी एनाटॉमी है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे लिए जो काम करता है, जो फंक्शन करता है, वो हमारी बॉडी को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसी की जो स्टडी होती है वो होता है फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गन्स एंड द प्रोसेस विच रेगुलेट देम, और वो प्रोसेस जो उन्हें रेगुलेट करता है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। तो ये जैसे अनाटॉमी डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड थी, उसी तरह ये हमारी जो फिजियोलॉजी है वो भी डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है, जिसे हम फर्दर आगे चल करके स्टडी करेंगे इन डिटेल। सबसे पहला आता है हमारा न्यूरो मस्कुलर सिस्टम एंड फिजियोलॉजी। न्यूरो मस्कुलर सिस्टम से अब क्या समझते हैं, न्यूरो वर्ड से हमें समझ में आता है कनेक्टेड टू रिलेटेड टू न्यूरॉन और द ब्रेन, और मस्कुलर का मतलब होता है मसल से। उसका जो सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है उसकी स्टडी। उसके बाद आता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एंड फिजियोलॉजी, वो हमारा कैसे काम करता है उसकी स्टडी की जाती है इसमें। रेस्पायरेटरी सिस्टम में हम लंग्स की स्टडी करते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, और वो जो है ऑक्सीजन का जो हम इनहेल करते हैं वो वहाँ तक जाता है, तो वहाँ से कहाँ जाता है, वहाँ से ब्लड के थ्रू जो हीमोग्लोबिन बन करके हमारे पूरा सेल्स में, हर एक सेल्स में जाते हैं, और फिर वहाँ से वो ऑक्सीजन वहाँ पे सेल को देता है, और सेल उसे यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है ब्लड में वो उसे उठा करके वापस से लंग्स तक लेके आता है, और लंग्स में फिर गैस का एक्सचेंज होता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेल करते हैं। तो इसका पूरा जो प्रोसेस है हम पढ़ेंगे रेस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में। उसके बाद आता है कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियक वर्ड जब भी हमारा यूज़ होगा तो उसका मतलब होगा हार्ट।
हमारा हार्ट क्या काम करता है? हमारा हार्ट एक मोटर की तरह है। जैसे हम कहीं पे भी हमें पानी पहुंचाना रहता है तो हम मोटर का यूज़ करते हैं ताकि वो स्पीड में पानी दूर तक पहुंच जाए। तो उसी तरह हमारा बॉडी में जो हमारा मोटर है, जो हमारी ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है हमारा हार्ट। तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जब हमारी बॉडी इतना सारा काम कर रही है, इतना ज़्यादा फूड यूज़ कर रही है, इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन यूज़ कर रही है और भी बहुत सारी काम कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ें ख़राब भी हो, कुछ चीज़ें हम ख़राब अपने अंदर ले लें, या फिर कुछ चीज़ें हमारे जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर हैं या फिर जो फंक्शंस हैं उसके दौरान कुछ टूट फूट होती रहती है बॉडी में, और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस होते रहते हैं, तो उनका एक्सक्रीशन भी ज़रूरी होता है। तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर सिस्टम है, दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसकी हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको मैंने इस पूरे वीडियो में घींच तान करके डिस्कस किया है। उसके बाद आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का मतलब है हमारी अपनी एबिलिटी टू फाइट विद दी डिज़ीज़ और जितने भी हमारे हेल्थ रिलेटेड इशू होते हैं उनसे फाइट करने की जो हमारी खुद की एबिलिटी होती है, वो होती है इम्यूनोलॉजी। इसे मैंने अभी बेसिक से बताया है, जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इसे अच्छे से। इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी का मतलब है इंडोक्राइन सिस्टम से जो कि हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमारी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए हार्मोन जो है बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, उसके लिए भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। हमारे रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए भी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। हमारी बॉडी को जो है टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए और हमारा जो माइंडसेट होता है उसके लिए भी हार्मोन्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसकी स्टडी हम जो करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी में करेंगे। तो तब तक के अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and don't forget to hit the bell icon so you can get the update of each and every video which I will upload. Thank you so much for watching.